नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे चर्चा करेंगे। क्या होगा वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि पीएचडी इंटरव्यू में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी लोग अपने अपने अलग अलग यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एडमिशन के दौरान उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको क्या क्या आंसर देना है, किस तरीके से एक बेस्ट इंटरव्यू की स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे आपको उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। दोस्तों, मैं अपना अनुभव भी शेयर करूंगा क्योंकि मैंने भी कई यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया है, तो मुझे जानकारी है कि कौन कौन से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रश्न ऐसे बताऊंगा कि जो 100% पूछे ही जाते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देने जाइए, आप पे वो प्रश्न पूछे ही जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें क्योंकि वहाँ बहुत सी इंपॉर्टेंट इतिहास की क्विज और बहुत सी इंपॉर्टेंट सूचनाएं आपको पहले मिल जाती हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधे सीधे। अब आपको चर्चा करेंगे कौन कौन से पीएचडी में इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और जेआरएफ वालों के लिए क्या स्पेशल कुछ रियायत वगैरह मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चर्चा करते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं नेट, और कुछ लोग होते हैं जेआरएफ, और कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं होते। इनमें ना नेट होते हैं ना जेआरएफ होते हैं, बस उनका पीजी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पीएचडी के दौरान नेट जेआरएफ वालों के लिए कोई विशेष एडवांटेज है या नहीं है। तो दोस्तों, जेआरएफ वालों को लगभग अधिकतर सभी यूनिवर्सिटियों में क्या होता है, एजेम्प्टेड माना जाता है। मतलब ये लोग डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। कैसे, कहीं किसी भी मान लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी का फॉर्म आया, तो ये लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करेंगे जेआरएफ लगा के, तो इन्हें एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। ऐसे जीएनई ड्यू वगैरह या एमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वगैरह भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी है, तो वहाँ पे अगर आप जेआरएफ है तो आप बगैर एंट्रेंस एग्जाम दिए डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। आपके लिए एजेम्प्टेड फॉर्म अलग से निकलते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में दोस्तों नेट को भी एजेम्प्टेड माना जाता है। तो ये जेआरएफ वालों को तो अधिकतर सभी यूनिवर्सिटी में एजेम्प्टेड माना जाता है, ये लोग डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियों में नेट को भी एजेम्प्टेड मानते हैं, ये लोग भी डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग नेट क्वालिफाई है या जेआरएफ क्वालिफाई है, तो ये लोग डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा उसकी तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को ये भी याद रखना है, ये जेआरएफ वाले होते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, सभी को मतलब सभी लोग एग्ज़ाम देंगे, और जेआरएफ वालों को क्या होता है 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए या 7 मार्क्स दे दिए। तो किसी किसी में ये होता है कि आपको एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन जेआरएफ के आपको मतलब एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा मार्क्स का। तो आप कुछ लोग अदर लोगों से आप लीड बना लेंगे जो लोग जेआरएफ नहीं होंगे। नेट वालों के 3 मार्क्स दे दिए, तो कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में नेट वाले के कम और जेआरएफ वाले को इंट्रेंस एग्जाम के अलावा कुछ मार्क्स दे देते हैं, तो उनका एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और दोस्तों, कुछ नॉन नेट जेआरएफ वाले होते हैं, उन्हें इंट्रेंस देना होता है, उसके बाद इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट जारी होता है। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि जेआरएफ वालों को क्या फ़ायदा है, कि उन्हें मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है इंटरव्यू, कहीं मार्क्स मिलते हैं। अब दोस्तों, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू में जब आप लोग पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपको इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, पहले तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आप अपने जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, कोई लखनऊ का होगा, कोई भोपाल का होगा, आपसे आपका नाम पूछते भी हैं। कहीं कहीं आपसे आपका नाम नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक लिस्ट होती है, उसमें आपको नाम बाई जी आपको बुलाया जाता है, तो उन्हें मालूम होता है कौन सा बंदा आया है। वो लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें नंबर भी तो मेंशन करने होते हैं। तो वो आपसे नाम ऐसे बेसिकली पूछेंगे, और आपसे पूछेंगे कि कहाँ रहते हो, मतलब किस शहर से हो। तो मान लिया, तो आपको उस शहर के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, कैसे ऐतिहासिक परिदृश्य से क्या है। अगर आप लोग आर्थिक किसी का इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक दृष्टि से उसका उसके बारे में उस शहर की जानकारी। फिर दोस्तों, दूसरा जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया, और दोस्तों हम लोगों ने रिसर्च प्रपोजल से कौन कौन से पॉइंट पढ़ते हैं उनकी विस्तार से चर्चा की है, सिनॉप्सिस की भी चर्चा की है।
तो दोस्तों आपका बस फिर आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपके घर में कौन है, कुछ नहीं पूछेंगे। अधिकतर जो जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जेएनयू हो, डीयू हो, आपसे सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा रिसर्च, जो आपका प्रपोजल होगा उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपने 5 से किसी किसी ने 5 पेज का बनाया होगा, किसी ने 15 पेज का बनाया होगा रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल से दोस्तों आपको क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जो रिसर्च प्रपोजल से आप बनाएंगे, तो आपने कोई भी अपना शोध का एक टॉपिक डिसाइड किया होगा, उसी पे रिसर्च प्रपोजल बनाया होगा। तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि इस टॉपिक पे रिसर्च प्रपोजल में आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, आपके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। तो आपके उद्देश्य ही पूछे जाएंगे। तो आपका जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है, आपका इसमें उद्देश्य क्या है। मैंने दोस्तों जब आपको रिसर्च प्रपोजल बताया था, तो सबसे पहले यही बताया था ना, आपको परिचय हेडिंग देनी है। परिचय के बाद आपको साहित्य समीक्षा लिखना है, साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको उद्देश्य बताने हैं अपने टॉपिक का कि आपके उद्देश्य क्या है। उसके बाद दोस्तों आपको परिकल्पना हेडिंग डालनी थी। यही आप लोगों ने सिनॉप्सिस वाला वीडियो देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। उसके बाद दोस्तों आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, तो आपकी शोध प्रविधि क्या है, तो आपको ये भी मैंने बताया था। तो इस तरीके से आपका ये सभी पॉइंट आपको अपने सिनॉप्सिस में डालना है। लास्ट में आपको क्या करना है, रेफरेंसेज दे देने हैं, यानी संदर्भ ग्रंथ सूची देना है, संदर्भ ग्रंथ सूची। तो इस तरीके से आपका ये सिनॉप्सिस के पढ़ेंगे पॉइंट। तो आपको ये वाला पॉइंट पूछेंगे कि आपके रिसर्च के उद्देश्य क्या हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे ये जितने भी पॉइंट हैं, ये सभी आपसे यही एग्जाम में पीएचडी में पूछे जाएंगे। कैसे आपसे पूछे जाएंगे, अपने टॉपिक का परिचय दो, मतलब आप जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, ये सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, यही होता है। उसके बाद दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि आपने इससे इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या साहित्य समीक्षा की है, या क्या क्या आपने लिटरेचर पढ़ा है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें आप क्या करना चाहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। और दोस्तों आपकी हाइपोथेसिस या परिकल्पना क्या है, ये आपका पूछा जाएगा। आप किस तरीके से शोध प्रविधि क्या है आपका, किस तरीके से चैप्टराइजेशन करेंगे, क्या मेथड होगा। आपकी जो शोध प्रविधि होगी प्राइमरी डेटा पर आधारित होगी, सेकेंडरी डेटा पे। और लास्ट में आप ये संदर्भ ग्रंथ सूची नहीं पूछा जाता है, तो आपसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, परिचय, साहित्य समीक्षा, 1 2 3 4 5, ये आप पे 5 प्रश्न यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, ये आपका रिसर्च सिनॉप्सिस वाले ये 5 पॉइंट तो पूछे ही जाते हैं, आपसे कुछ इतिहास के अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे उत्तराखंड की कई यूनिवर्सिटियों में क्या है, वो आपसे रिसर्च प्रपोजल से उतना नहीं पूछेंगे। वो आपसे पूछ देंगे कुछ नहीं, वो पूछ देंगे कि इतिहास का विभाजन किस तरीके से किया गया, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को किस तरीके से बांटा गया। मुझसे भी ये प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, इसका मैंने आपको एक वीडियो क्लासेज भी बताया था कि किस तरीके से विभाजन किया गया है। तो आपसे ये पूछा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों की राजस्व क्या क्या पॉलिसी रही एग्रीकल्चर को लेके। इस तरीके से दोस्तों आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इतिहास से पूछे जा सकते हैं। तो बस आपको बस दो ही याद रखना है, आपको फालतू में परेशान नहीं होना है। आपके जो रिसर्च प्रपोजल के 5 पॉइंट थे, वो सब अच्छे तैयार कर लेने हैं। और दूसरा आपको क्या कर लेना है, इतिहास एक बार रिवीजन कर लेना है, कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न है उससे पूछे जाएंगे। और बेसिकली आपसे अन्य कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, तो जिसने भी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अपना रिसर्च प्रपोजल के जितने भी पॉइंट हैं अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और जिन लोगों को रिसर्च प्रपोजल नहीं पता है कैसे बनाया जाएगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और एक बार इतिहास को, संपूर्ण इतिहास के एक बार बेसिक स्टडी आप लोग दे दीजिएगा। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।